नमस्ते। सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान के इस पहले एपिसोड बुनी हवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ सालों पहले मैं विदेशों की यात्रा कर रहा था। अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, रंग, भाषा व पहनावे के लोगों से मिला और उनके साथ काफी समय भी बिताया। हर जगह के लोगों में मुझे एक अधूरापन, एक अभाव सा दिखाई दिया। हर कोई इस अभाव को भरने के लिए किसी अलग ही दौड़ में लगा था। किसी भी देश, सभ्यता और संस्कृति में मुझे एक पूर्ण समृद्धि की झलक नहीं मिली। एक ऐसी समृद्धि जो मानव जीवन के हर आयाम को समृद्ध बनाती हो। फिर जब यात्रा से मैं लौट कर भारत वापस आया तो यही खालीपन मैंने अपने देश के लोगों में भी अनुभव किया। यह अजीब सी बात है कि एक तरफ हम इस अभाव, इस हीनता से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ बचपन से हम एक सोने की चिड़िया के बारे में सुनते आए हैं। हम सुनते आए हैं कि भारत पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया जो कि प्रतीक है भौतिक व आध्यात्मिक समृद्धि का। हम सब इसी सोने की चिड़िया को तो ढूंढ रहे हैं जो हमारे अभाव को भर सके, हमारे जीवन को खुशहाल व समृद्ध बना सके। पर कहाँ है ये सोने की चिड़िया, या कहाँ थी ये सोने की चिड़िया, और क्यों भारत सोने की चिड़िया कहलाता था? दोस्तों, ब्रिटिश इन्वेजन से पहले भारत एक बहुत ही प्रसिद्ध व समृद्ध देश था। हमारा शेयर विश्व की अर्थव्यवस्था में करीब 24% था और हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट यानी निर्यात तकरीबन 27%। अंग्रेज जब भारत को लूट कर यहां से गए तो ये एक्सपोर्ट घटकर सिर्फ 2% रह गया। भारत की समृद्धि सिर्फ आर्थिक नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़े ज्ञान, विज्ञान व अनेकों विद्याओं में हमारे पूर्वजों ने खूब समृद्धि हासिल की थी, जैसे आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, खगोल, वास्तु और कृषि इत्यादि। यहां तक कि हमने जीवन के हर महत्वपूर्ण विषय पर दोस्तों डिटेल्ड शास्त्र लिख डाले थे, जैसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, पाकशास्त्र, कामशास्त्र व युद्ध शास्त्र इत्यादि। भारत की इस अद्भुत समृद्धि का मूल कारण व आधार था हमारी सदियों से चली आई आध्यात्मिक पूंजी। दोस्तों, मानव जीवन की 3 मूलभूत जरूरतें, रोटी, कपड़ा व मकान में से आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कपड़े की। कपड़ा जो हमारे तन को ढाकता है, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। आज कपड़े की यह कहानी शायद हमें सोने की चिड़िया होने का सही अर्थ व रहस्य समझा सके। इतिहास में देखें तो भारत में बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध क्षेत्र था और कपड़ा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भी था। यहां सबसे उन्नत किस्म का पूटी कपास ब्रह्मपुत्र व मेघना नदी के किनारे पैदा किया जाता था। इसी से दोस्तों सूती कपड़ा बनता था। इस कपास उगाने वाली भूमि का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश विभाजन के बाद वहां चला गया। इस कपास से सूती कपड़ा मछलीपट्टनम बंदरगाह क्षेत्र के आसपास निर्मित होता था, इसीलिए इसे मसलिन या मलमल भी कहा जाता है। इस कपड़े की कारीगरी इतनी माहीन और नायाब थी कि उस समय का यह कपड़ा हवा जितना हल्का हुआ करता था और राज दरबारी कवि इसे बुनी हुई हवा कहा करते थे। दोस्तों, 300 फीट का यह कपड़ा एक अंगूठी में से निकल जाता था और 60 फीट लंबे कपड़े को एक छोटी डिबिया में रख सकते थे। यह मलमल इतना मुलायम व हल्का था कि यहां आने वाले लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि ये इंसानी हाथों से बना है। दोस्तों, इस कपास से धागा बनाने के लिए नमी की जरूरत होती है, इसीलिए इस काम को जल्दी सुबह या फिर शाम को नदी में नाव पर किया जाता था। धागा बनाने वाली महिलाएं गीत गाते गाते इसे बुनती थीं, इसलिए विदेशी लोग ऐसा मानने लगे कि इस कपड़े को जलपरियां बनाती हैं। न केवल उस वक्त के विदेशी राज परिवार यह कपड़ा पहनना पसंद करते थे, बल्कि वे अपने देवी देवताओं की पोशाकें भी इसी मलमल से बनवाते थे।
इस कपड़े की क्वालिटी समझने के लिए एक फैक्ट बताता हूं। आज मलमल में थ्रेड काउंट यानी 1 स्क्वायर इंच में कुछ 40 से 80 धागे होते हैं, और उस समय यह थ्रेड काउंट 800 से 1200 के बीच हुआ करता था। आइए अब इस अद्भुत कपड़े की कीमत पर एक नजर डालते हैं। 1851 के आसपास 1 गज मलमल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50 से 400 पाउंड के बीच थी। आज के हिसाब से यह कुछ 7,000 से 56,000 पाउंड होगा। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि 16वीं व 17वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कपड़ा यूरोप में इतना प्रसिद्ध व प्रचलित था कि इसका निर्यात मसालों से भी अधिक था। इस तरह से देखें तो उस समय का भारत पूरे विश्व को पहनने के लिए कपड़ा उपलब्ध करवा रहा था। इस प्रकार अंग्रेजों के आने से पहले भारत के सोने की चिड़िया होने में वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, कपड़ा हमारे तन को ढाकता है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। दिन के हर पहर, हमारे हर कार्य और हमारे जीवन के हर पड़ाव में कपड़े की एक अहम भूमिका रहती है। भारत के लोगों ने इसे समझा और इसके लिए उन्होंने अलग अलग त्योहारों, धर्मों, संप्रदायों, जलवायु, व्यवसाय, स्वास्थ्य व संस्कृति को ध्यान में रखकर उनके हिसाब से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढंग से कपड़े तैयार किए। हमारे यहाँ दोस्तों हर प्रांत, प्रदेश, गांव, यहाँ तक कि हर परिवार में अलग ढंग की बुनाई पाई जाती थी। पूरे विश्व में ऐसी कोई भी परंपरा, सभ्यता या देश नहीं था जो इतनी विभिन्न शैलियों का कपड़ा बना पाए, और ना ही वस्त्रों की ऐसी नायाब कारीगरी दुनिया को दे पाई। मगर इतनी सुंदर और असाधारण कला और कारीगर आज जाने कहां खो गए या खत्म कर दिए गए। अब सवाल यह है कि ये सब खत्म क्यों हो गया और किसने किया इसे खत्म, और हमने क्यों इसे खत्म होने दिया। पिछले 1000 सालों से भारत ने न जाने कितने विदेशी आक्रमण झेले, और हर विदेशी इन्वेडर ने आकर हमारी सोने की चिड़िया के पंख कुतरने शुरू कर दिए। दोस्तों, सन 1600 के शुरुआती वर्षों में जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर जमाने शुरू किए, तो उनकी नजर भी हमारी सोने की चिड़िया पर ही थी। भारतीय कपड़ा, जो कि विश्व के वस्त्र जगत में एक गहरी प्रसिद्धि हासिल कर चुका था और मुनाफे की दृष्टि से भी एक बहुत ही उपयुक्त व्यापार था, इसे देख अपनी लालच और ईर्ष्या से भर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे वस्त्र उद्योग को पूरी तरह से लूटने व बर्बाद करने का पक्का इरादा बना लिया। अंग्रेजों की ईर्ष्या का एक कारण और भी था। अंग्रेज जब भारत आए तो वो यहाँ के गर्म मौसम में भी अपने अनकंफर्टेबल ऊनी व चमड़े के वस्त्र ही पहनते थे। यहाँ के सुंदर, हल्के और कंफर्टेबल सूती कपड़ों को देख उनमें खूब ईर्ष्या पैदा हुई। अब धीरे धीरे ब्रिटेन के आम लोग भी भारतीय कपड़ा बहुत पसंद करने लगे। भारतीय बुनकर जितना ज्यादा निर्यात करते, उनका मुनाफा उतना ही बढ़ता। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात काफी समय से खटक रही थी, और इसके चलते बहुत ही सोचे समझे और क्रूर तरीकों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कपड़े उद्योग को नष्ट करना आरंभ किया। कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के बेहतरीन बुनकर कारीगरों के अंगूठे तोड़ना भी शुरू कर दिए। अब प्रश्न ये है कि क्या हम इस मानसिक व आर्थिक गुलामी से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं? भारत की संतानों, जागो 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 रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग।
The seeker incense, invoking the divine. सबसे पहले उन्होंने सन 1611 में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई। ये शहर अपनी कलमकारी, बुनाई और मलमल के लिए काफी प्रसिद्ध था। अब इसके 2 वर्षों बाद ही सन 1613 में उन्होंने पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई। धीरे धीरे उन्होंने कपड़े के दाम गिराना शुरू किए ताकि वीवर्स यानी बुनकरों को इसमें कोई मुनाफा ना मिले। मुनाफा तो दूर दोस्तों, अधिकतर बुनकर तो अपनी लागत का मात्र 80% ही कमा पाते थे। फिर उन्होंने ब्रिटेन में कपास के उद्योग स्थापित किए और हमारे यहाँ से रॉ कॉटन ब्रिटेन भेजना शुरू किया और वहाँ की कपड़ा मिलों से हल्की क्वालिटी का कपड़ा भारत में सस्ते दामों पे बेचना शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय बुनकरों के बेहतरीन डिजाइन व प्रिंट्स भी चुराने शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स ने द टेक्सटाइल फैब्रिक्स ऑफ इंडिया जैसी सैंपल बुक्स बनवाई और ये किताबें ब्रिटेन के कपड़ा व्यापारियों, उद्योगपतियों व डिजाइन के कॉलेजेस में भेजना शुरू कर दिया। तो इन किताबों में हमारी अद्भुत कपड़े की बुनाई, डिजाइन, कीमत, कपड़े का वजन जैसी सारी जानकारी थी। फिर भारतीय कपड़ा, जो कि अब इंग्लैंड में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था, इसका व्यापार तोड़ने के लिए उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय हाथ से बुने कैलिको कपड़े पर 85% व मलमल पर 44% तक का टैक्स लगा दिया और वहीं ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़े पर भारत में सिर्फ 5% आयात टैक्स ही लगाया गया। धीरे धीरे ब्रिटेन ने मनमाने व बेढंगे कानून भारत में लगाना शुरू किए, जिनके चलते भारतीय कपास व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे बुनकरों को ऊंचे दाम नहीं दे सकते और वे सिर्फ ब्रिटिश सरकार के व्यापारियों को ही माल बेच सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल मजदूरी अधिनियम पारित किया, यानी एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट। दोस्तों, इसके चलते बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं थी। अब बुनकरों के बच्चों का कपास के उद्योग में कोई स्थान नहीं रहा और बुनाई की यह अद्भुत कला अगली पीढ़ी तक ही नहीं जा सकी। कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के बेहतरीन बुनकर कारीगरों के अंगूठे तोड़ना भी शुरू कर दिए ताकि वे बुनाई ही ना कर सके। उनकी कपड़ा बुनने की खडियां तक यानी लूम्स भी तोड़ दिए गए और अंत में अगर फिर भी थोड़ा बहुत उद्योग बच गया तो उस पर 70 से 80% टैक्स लगाकर उसकी कमर ही तोड़ दी। अब इस सब का नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सन 1800 और 1860 के बीच भारतीय कपड़े का निर्यात लगभग 98% तक गिर गया और भारत में कपड़े का आयात 6300% तक बढ़ गया और सन 1880 के आते आते भारत की 70% जनता ब्रिटेन की मिलों में बना घटिया क्वालिटी का कपड़ा पहनने लगी। हमारा विश्व प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमारे हजारों बुनकर परिवार बेरोजगार हो गए और इतने प्रतिभावान व कुशल कारीगर अब मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। और तो और लाखों महिलाएं जो गांव में कपास की कटाई किया करती थीं, दोस्तों अब उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया था। जहां 17वीं शताब्दी के दौरान विश्व के वस्त्र उद्योग में तकरीबन 27% वस्त्र का उत्पादन भारत कर रहा था, ब्रिटिश काल की कमर तोड़ नीतियों की वजह से सन 1947 के आते आते दोस्तों ये उत्पादन घटकर मात्र 2% रह गया। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में देखें तो यह अद्भुत बात है कि भारतीय कपड़े का वर्णन हजारों साल पुराने ऋग्वेद में भी पाया जाता है। उस समय के ऋषि गृहस्थमद ने कॉटन की पहली खेती की और पहला स्पिनर बनाकर सूती वस्त्र बनाए। भारतीय कपड़े का वर्णन रामायण व महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी है। भारत का ही हाई क्वालिटी मसलिन कपड़ा हजारों वर्ष पहले इजिप्ट यानी मिस्र की
ममीज को लिपटने के लिए भी प्रयोग होता था। भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रसिद्ध कपड़ों का पूरा वर्णन हमें अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि आज से लगभग 8 या 9 हजार साल पहले वहां कपास की कताई, बुनाई व एक पूरा वस्त्र उद्योग विकसित हो चुका था। दोस्तों, वस्त्रों की इस कला व इसके उद्योग ने हमारी सोने की चिड़िया को एक ऊंची उड़ान दी, मगर इस अद्भुत कला को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सारा उद्योग वो विदेशी एक्सपोर्ट अपने हाथों में ले लिया। भारत, जो कि भौतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों में परिपूर्णता हासिल कर चुका था, ऐसे समृद्ध देश को अंग्रेज भुखमरी की कगार तक ले गए और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी एक पिछड़े हुए देश की संज्ञा दे दी। आज हम और हमारी नई पीढ़ी इस कारीगरी, इस इतिहास और कला से अपरिचित है और आज भी हमारे भीतर विदेशों का दिया हुआ एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भाव बरकरार है। आज भी हम किसी न किसी रूप से वेस्टर्न वर्ल्ड को अपने से बेहतर मानते हैं और उनको कॉपी करने में लगे रहते हैं। स्वदेशी से तो हमारा विश्वास ही उठ गया है। हमें या तो अपना गौरवपूर्ण इतिहास मालूम नहीं है या इसे हम भूल चुके हैं और या फिर यह हमारे लिए सिर्फ एक पुरानी कहानी जैसा ही है। मगर क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारा वस्त्र उद्योग खेती के बाद दूसरा बड़ा रोजगार का माध्यम है और ब्रिटिश राज की लूट व क्रूर नीतियों के बाद भी आज हमारे पास कुछ 136 प्रकार की बुनाई की विविधता व कई प्राचीन रंगने की कलाएं बची हैं। मगर इसमें से तकरीबन 55 बुनाई की विधियां आज लुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसा क्यों है? क्या हम अपनी इस संपदा को बचाने व बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं? शायद हमें अपनी इन कलाओं की वैल्यू नहीं पता और हम इस बात पे गौर नहीं कर रहे कि कैसे लाखों लोगों की जीविका, हमारा पर्यावरण, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था, हमारा स्वास्थ्य, हमारी स्वयं की सेहत और भारत का गौरव अथवा विकास इन अद्भुत कलाओं व तकनीकों से जुड़ा है। दोस्तों, मेरे देखे अब हम एक नए ढंग की गुलामी का शिकार हो रहे हैं। अभी भी वक्त है कि हम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को फिर से जीवित करें और सभी प्रकार की गुलामी से मुक्त हो जाएं। भारत की संतानों, जागो 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 रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे, सोने की चिड़िया फिर से भारत को बना दो रे। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, अपना भारत, सोने की चिड़िया। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। दोस्तों, मेरे देखे अब हम एक नए ढंग की गुलामी का शिकार हो रहे हैं। ये गुलामी, ये नया आक्रमण है विचारों का, सोच का, परसेप्शंस का, एक नए नैरेटिव का, जिसमें हमें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि जिस चीज पर भी विदेशी स्टैंप लगी है वो बहुत अच्छी है। जैसे जब योग पर विदेशी स्टैंप लगी और उन लोगों ने योग को ग्लैमरस बना दिया, तब उनको देखकर हमें भी योग में रुचि आने लगी। यह शायद किसी प्रेरणा या योग के प्रति निष्ठा के कारण नहीं है, बल्कि ऐसी मानसिकता के कारण हुआ कि विदेशी अगर कर रहे हैं तो सही ही होगा। आज भारत को अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी से आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, मगर इन 75 सालों में भी
हम उनकी दी हुई मानसिक गुलामी से अपने आप को आजाद नहीं करा पाए हैं। आज भी हम अपनी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी कंपनियों को उनका सामान खरीद कर दे देते हैं। मतलब आज भी विदेशी हमें नए तरीकों से लूट ही रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम इस मानसिक व आर्थिक गुलामी से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं? क्या हम अपने वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित कर सकते हैं या करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या हम आज भी अपनी स्वदेशी कलाओं और कारीगरों को बचा सकते हैं? केवल 1 मिनट अपने आप को दीजिए और सोचिए कि हम कितना स्वदेशी और हाथ से बना सामान खरीदते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। क्या आज हम बची हुई भारतीय वस्त्रकला व विभिन्न प्रकार की बुनाई जैसे बनारसी सिल्क, चिकनकारी, सांभलपुरी, पटोला, इक्कत, फुलकारी, कांजीवरम, कलमकारी, चंदेरी, पश्मीना, बंधनी, मैसूर सिल्क, किन्नौरी शॉल, मद्रास चेक्स, भागलपुरी सिल्क, अजरक, खादी इत्यादि के वस्त्रों को पहनते हैं? क्या आज हमारा वस्त्र उद्योग हमारी प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध रही वैज्ञानिक परंपरा का उपयोग कर रहा है? क्या आज हम नेचुरल फाइबर जैसे कपास, जूट, सिल्क, बैम्बू, वूल और हेम्प आदि से बने कपड़े पहनते हैं? या फिर हमारे ज्यादातर कपड़े सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर व नायलॉन से बने हैं? दोस्तों, आज संसार में 60% कपड़ा पॉलिएस्टर है और अनुमान है कि अगले 8 से 10 वर्षों में तकरीबन 98% कपड़ा सिंथेटिक होगा। यानी एक ऐसा कपड़ा जो ना तो पर्यावरण के लिए अच्छा है और ना ही हमारे शरीर के लिए। इस पॉलिएस्टर कपड़े से निकला माइक्रोफाइबर हमारी नदियों व सागरों में होने वाले घातक प्लास्टिक प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन रहा है। अब तो कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आने लगी हैं कि इस सिंथेटिक कपड़े और केमिकल कलर से हमें कई बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे स्किन इरिटेशन, रेडनेस, ड्राइनेस, इचिंग, स्वेलिंग और यहाँ तक कि दोस्तों पुरुषों में ये रिड्यूस स्पर्म काउंट का भी एक कारण बन रहा है। भारत में तो हम हमेशा से नेचुरल फाइबर और नेचुरल रंगों की डाई जैसे इंडिगो का ही इस्तेमाल करते थे। ये आश्चर्यजनक बात है कि आज भी हम अंग्रेजों द्वारा थोपे गए पहनावे को हमारे व्यापार, शिक्षा, उत्सव, संस्कार आदि में उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम इतनी गर्म जलवायु वाले शहरों में भी कोट पैंट और टाई लगाकर काम कर रहे हैं। यहां तक कि हमने अपने बच्चों के गलों में भी टाई बांधी है और इसे हम मॉडर्न मानते हैं। आज हम विवाह जैसे शुभ अवसर में भी विदेशी पोशाकों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। क्या सच में आज भी हमारी बची हुई वस्त्र परंपरा को अपनाने में कोई विदेशी इन्वेडर हमें रोक रहा है, या हम ही अपनी इन अमूल्य कलाओं को सहेजना और उपयोग में लाना नहीं चाहते? क्या हम अपनी परंपरागत कलाओं और कौशल को अपनाने में शर्म महसूस करते हैं? क्यों आज भी हम विदेशी ब्रांड के कपड़ों को पहनने में गर्व व अमीरी महसूस करते हैं? दोस्तों, क्या यह एक गहरी मानसिक गुलामी का प्रमाण नहीं है? अभी भी वक्त है कि हम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को फिर से जीवित करें और सभी प्रकार की गुलामी से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, इसके लिए मैं आप सभी को सिर्फ 5 सुझाव देता हूं और आशा करता हूं कि आप इन 5 सुझावों पर अमल करेंगे। पहला, अपने लोकल बुनकर व हाथ से बने कपड़े को प्राथमिकता दें और विलेज इकॉनमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करें। दूसरा, भारत के सुंदर व अद्भुत ट्रेडिशनल वस्त्रों को बढ़ावा दें और उन्हें फिर से फैशन में लाएं। तीसरा, जितना हो सके नेचुरल फाइबर से बने कपड़े पहने और सभी प्रकार के सिंथेटिक व केमिकल कपड़ों व रंगों के प्रयोग से बचें। चौथा, अपने और अपने बच्चों के गलों को टाइयों से मुक्त करें और यह निवेदन बच्चों के स्कूलों में भी करें। और 5वां,
आपकी अलमारियों में जो भी ऐसे वस्त्र हैं जो आपने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए दोस्तों, उनको किसी को दे दें। आइए हम सब मिलकर अपनी सोने की चिड़िया को एक नए पंख और नई उड़ान दें। धन्यवाद। 1750 के करीब भारत का कुल कृषि उत्पाद दुनिया का लगभग 35% था। अंग्रेजों ने वस्त्र उद्योग की तरह ही हमारी सदियों से चली आई प्राकृतिक व वैज्ञानिक खेती को खत्म करने के लिए यहाँ अनुचित व विनाशकारी कानून बनाना शुरू किया। दोस्तों, भारत को सक्षम बनाने के लिए हमें अपनी खेती को फिर से अपने हाथ में लेना होगा।